अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 15.11 टू 15.7। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 15.11। व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ बीइंग यूज्ड डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर। कह रहा है कि हम जो इलेक्ट्रिक मोटर है जैसा कि इलेक्ट्रिक ड्रिल, इसको हम जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या ये जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इफ़ सो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। तो इसके क्या जो है वो इसके नुकसानात होंगे, इसके क्या रिज़ल्ट में मिलेगा। तो हम कहेंगे येस इट एक्ट्स लाइक अ जनरेटर। भाई जनरेटर और मोटर में क्या फ़र्क होता है। जनरेटर हमें क्या देती है, जनरेटर हमें देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि हमें मोटर क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो अब इसमें क्या है, ये है कि प्रोसेस थोड़ा सा सेम है, लेकिन प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल के तहत ये वर्क करते हैं वो सेम है। तो व्हेन द कॉइल ऑफ मोटर रोटेट्स द मैग्नेटिक फील्ड्स, मोटर ऑफ रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बैक ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द मोटर, मोटर में क्या पैदा हो जाएगा, बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंक्रीजेज विद स्पीड ऑफ मोटर। जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ मोटर को बढ़ाएंगे तो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए कि इफ द मोटर इज़ ओवरलोडेड बियॉन्ड इट्स लिमिट, अगर हम मोटर को क्या करते हैं, ओवरलोड कर देते हैं। ओवरलोड से मुराद कि जैसे मोटर मूव करती है ना, जैसे हमें मैकेनिकल वर्क दे रही होती है, कोई चीज़ घुमा रही होती है, अगर हम लोड ज़्यादा कर देते हैं तब बैक ईएमएफ एंड वेलोसिटी विल डिक्रीज। वो क्या हो जाएंगे, स्पीड उसकी मोटर की कम हो जाएगी, बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगी। और ये क्या करती हैं, हाई करंट पास होगी, दैट इट मे टर्न मोटर आउट। ठीक है, बर्न आउट, ये क्या करेगी, बर्न आउट कर देगी। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। 15.12 कैन अ डीसी मोटर बी टर्न्ड इनटू डीसी जनरेटर, व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन। डीसी मोटर जो होती है उसको हम डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सेम है। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें चाहिए होगी। एक क्या, यहाँ पे जो डीसी मोटर होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो अब हम क्या है, डीसी मोटर से डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिएगा, नंबर वन। नंबर टू कि हम डीसी बैटरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं ना, कि डीसी मोटर में लाजमी बात है हमें करंट ही चाहिए होती है। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, लोड, हम उससे मैकेनिकल वर्क करवाएंगे ना। हमें जनरेटर से मैकेनिकल वर्क करवाते हैं तो लोड चाहिए होता है मैकेनिकल वर्क के लिए, तो लोड चाहिए होता है। वही तीसरी बात वही कह रहा है, रोटेट द आर्मेचर मैकेनिकली। तो लोड हमें चाहिए होगा किसके लिए, मैकेनिकल वर्क करवाने के लिए, आर्मेचर को घुमाने के लिए। इज़ पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। क्या ऐसे हो सकता है कि हम दोनों को, यानी कि एरिया ऑफ द लूप को और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसमें से पास हो रही हैं उसको हम ऐसे घुमाएं कि हमारे पास लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा ही ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। कब, एक सूरत ये है कि अगर तो हम जो है, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक लूप है, कंप्लीट लूप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ है, इनवर्ड है। अगर हम इसको मेरी वाली साइड पे और इनवर्ड यानी कि आउटवर्ड इनवर्ड अगर लूप को मूव करवाएं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा। अब उसको हम मूव तो करवा रहे हैं, किसको मूव करवा रहे हैं, इस एरिया को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कोई पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों को ही एट द सेम टाइम मूव करवाएं तो भी क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना होने से ईएमएफ क्या होगा, ज़ीरो। दूसरी सूरत ये है, आप ये भी कह सकते हैं द प्लेन ऑफ लूप इज़ केप्ट पैरेलल। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हम उसकी जो लूप है पैरेलल रख दें कि इसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा लूप में नहीं होगा। 15.14 क्वेश्चन है, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज टू डिराइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर। कह रहा है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है, क्या हम उसकी पावर से जनरेटर को जो है वो क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, किसके आउटपुट से,
इलेक्ट्रिक मोटर के आउटपुट से जनरेटर को इनपुट दे सकते हैं, वो ये कह रहा है। और फिर वो क्या वो करा, फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर, कह रहा है कि मोटर की जो आउटपुट होगी वो उसको हम जनरेटर की इनपुट दे देंगे। मतलब जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्क करेगी ना, आउटपुट देगी, उस वर्क को हम जनरेटर के इनपुट यानी कि मैकेनिकल वर्क जनरेटर का करवा लेंगे, और उसका जो आउटपुट होगा जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उसको हम जो है वो आगे फिर मोटर को लगा दें। इस तरह से ये सिस्टम एक चक्कर बन सकता है। तो हम कहेंगे नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसकी वजह क्या है? एक तो ये कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि इनपुट जो है वही आउटपुट के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर्स हैव लेस देन 100% एफिशिएंसी। इनकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। सो व्हेन अ मोटर रन्स द जनरेटर, अगर हमारे पास मोटर जनरेटर को रन कराता है, द इलेक्ट्रिकल आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट। तो हमें जितनी इनपुट चाहिए जनरेटर को मैकेनिकल वर्क करवाने के लिए, उतनी वो मोटर जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता। हैंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन नेवर प्रोड्यूस मोर एनर्जी आउट देन इट्स इनपुट। तो अब क्या है कि अब ये जो कम्बिनेशन है इस तरह का, ये हमें जो है ऐसी एनर्जी नहीं दे सकता जो इनपुट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकें। लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये 15.15 है। सस्पेंडेड मैग्नेटिक इज ऑसिलेटिंग फ्रीली ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर मैग्नेट, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अकर। वो कह रहा है कि एक मेटल है, मेटल रिंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर जो है वो मैग्नेट है, वो ओसिलेट कर रहा है। तो देखते ही देखते, जैसे पेंडुलम मूव करता है, पेंडुलम जैसे मूव करता है, इसी तरह मैग्नेट मूव कर रहा था। और पेंडुलम के नीचे हमने रखी हुई थी, क्या रखी हुई थी? वो हमने रखी हुई थी एक प्लेट, मेटल प्लेट रखी हुई थी। देखा हमने कि जो पेंडुलम की तरह हरकत कर रहा था ना मैग्नेट, उसकी ओसिलेशंस जो हैं वो क्या हो गई? कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? डैम्प हो गई। क्यों? वजह यह है, व्हेन द मेटल इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू द मेटल प्लेट। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मैग्नेट में से गुजरती हैं तो वो क्या होती हैं? प्लेट में से पास होती हैं, यानी कि चेंज हो जाती हैं जब पास होती हैं, विच प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। तो इससे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है कि इसमें मेटल प्लेट में। तो लेंसेज लॉ में क्या कहता है कि अगर उसमें जो एडी करंट पैदा हो जाएगी, वो जो मेटल प्लेट थी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया था, तो उसमें करंट भी तो इंड्यूस करंट पैदा होगी जिसको एडी करंट बोलेंगे। वो क्या करेगी? अपोज द फ्री ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट। वो क्या करेगी? अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ। 15.6 है, 4 मार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर। हमारे पास 4 लाइंस हैं, वायर्स हैं। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू डिटरमिन द टर्न्स रेशियो। तो उसकी हमने जो टर्न्स रेशियो है वो हमें कैसे मालूम होगी? तो एक पहला स्टेप ये करना है, कोइल्स आर सेपरेटेड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। भाई बताएं कि पहले तो ये चेक करना है कि ये वाले 2 प्राइमरी हैं, 2 ये वाली सेकेंडरी है। AC वोल्टेज सप्लाई टू प्राइमरी, इधर से AC दिया इनपुट से, एंड ड्यूस्ड EMF इज इन सेकेंडरी इज मैयर। तो यहाँ से हमने क्या किया? तो जो आउटपुट है उसको मैयर किया, और टर्न्स रेशियो को हम फिर इस तरीके से क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो को, सेकेंडरी का वोल्टेज और प्राइमरी का वोल्टेज को डिवाइड करके। लास्ट क्वेश्चन है, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने नाम रखा हुआ है, क्या ये पावर को क्या करता है? बढ़ा देता है। इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी। हाउ इज दैट पावर ट्रांसफर्ड? कह रहा है कि पावर कैसे ट्रांसफ़र हो रही है अगर इनके दरमियान कोई लिंक ही नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान, तो चार्ज कैसे उधर मूव कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, नो इट कैन नॉट। ऐसा नहीं है कि वो पावर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता ट्रांसफार्मर। इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट, ये तो हमें पता है। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज पावर लेवल। पावर लेवल तो नहीं करता, लेकिन वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर सकता है। सेकंड था, द इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड मैग्नेटिकली। हमारे पास कोई उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैग्नेटिकली ये है कि द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कोइल इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कोइल टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल। जो चेंज और मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है प्राइमरी कोइल में, वो सबब बन रहा है, वजह बन रहा है, कॉज बन रहा है किस में? वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है सेकेंडरी कोइल में। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है।
स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कमेंट है तो उसको क्वेश्चन की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।